हाँ साथियों, नमस्कार। मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम एक राजस्थान राज्य सेवा की सेवाओं के बारे में हम एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान लेखा सेवा के बारे में आपको अवगत करा चुके थे। आज इसी कड़ी में हम चौथी सेवा के रूप में लेने जा रहे हैं राजस्थान उद्योग सेवा। राजस्थान उद्योग सेवा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान उद्योग सेवा ये बेसिकली 1960 का नियम है। राजस्थान उद्योग सेवा नियम 1960 का है और ये नियम है 31/12/2023 तक का अपडेटेड आपके पास में नियम है। कार्मिक विभाग की साइट से आप पता लगाया जा सकता है कि इसका नाम आजकल राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य सेवा हो गया है। साथियों, उद्योग एवं वाणिज्य सेवा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विस, RICS के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विस, RICS के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले RIS हुआ करता था, जैसे RAS होता है, RPS होता है, RACS होता है, उसी तरीके से RIS हुआ करता था। पहले ये सेवा RIS के नाम से जानी जाती थी, अब इसको राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विस RICS के नाम से जाना जाता है। और ये RICS का जो रूल्स है, ये रूल्स 1960 का रूल्स है, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इस पद की भूमिका क्या है, इस पद ये दायित्व क्या है, इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति को क्या क्या वेतन भत्ते मिलते हैं, पदोन्नति के अवसर क्या हैं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी बातें हम आपको इस राजस्थान उद्योग सेवा नियम में बताएंगे। साथियों, आपको पहले हम बता दें कि 2022 में राजस्थान उद्योग सेवा को राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य सेवा में बदल दिया गया है। RIS अब क्या हो गया है, RICS हो गया है। और साथ में 2022 में जो उद्योग सेवा और वाणिज्य सेवा के जो अफसर हैं, जो जिला उद्योग केंद्र हुआ करते थे, जिला उद्योग केंद्र DIC हुआ करते थे, उसमें वाणिज्य केंद्र डालकर जिला उद्योग या वाणिज्य केंद्र कर दिया है, DICC कर दिया है। ये DICC में क्या स्थिति है, वाणिज्य सेवा आने से इस सेवा पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इन सेवाओं में से एक प्रमुख सेवा राजस्थान उद्योग सेवा है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे जब वरीयता भरते हैं, वरीयता भरते वक्त वो ये नहीं जानते कि कौन सी सेवा आपके लिए काम की हो सकती है, काम की नहीं हो सकती। हम स्टेट सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, स्टेट सर्विसेज के बारे में। आप हमारे पूर्व के वीडियो आप देखेंगे तो हमने बताया था कि राजस्थान में 4 प्रकार की सेवाएं हैं। सेवाओं का प्रकार हमने बताया था। सेवा का प्रकार, सेवा का प्रकार हम बात करें तो सबसे अपर लेवल पर स्टेट सर्विस मानी जाती है। स्टेट सर्विस जो RPSC के द्वारा एग्जाम्स लिया जाता है, उसमें जाते हैं। नंबर 2 की सर्विसेज सबॉर्डिनेट सर्विसेज मानी जाती है, सबॉर्डिनेट सर्विसेज मानी जाती है। तीसरी सर्विसेज मिनिस्ट्रियल सर्विसेज मानी जाती है, मिनिस्ट्रियल सर्विसेज मानी जाती है। और चौथी सर्विसेज आपकी क्या मानी जाती है, 4th ग्रेड एम्प्लॉयज की, 4th ग्रेड सर्विसेज मानी जाती है। ये 4 प्रकार की सेवाएं हैं हमारे राजस्थान में, जिसको इंडिया के डायमेंशन से हम क्या बोल सकते हैं, इसको ग्रुप A बोल सकते हैं, ग्रुप A सर्विस, इसको ग्रुप B सर्विस बोल सकते हैं, इसको ग्रुप C सर्विस बोल सकते हैं और इसको ग्रुप D सर्विस कहा जा सकता है। तो हम ग्रुप A सर्विस की बात कर रहे हैं, स्टेट सर्विस की। जिस प्रकार से RAS होता है, RPS होता है, RACS होता है, उसी तरीके से अन्य सर्विसेज में राजस्थान इंडस्ट्रीज कॉमर्स सर्विस भी होती है। उसी तरीके से राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तहसीलदार सर्विसेज होती है, राजस्थान ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, आपके राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज होती है, आपके
राजस्थान रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज होती है। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनकी चौथी सर्विसेज के बारे में हम राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जब आप आरएस और आरटीएस का एग्ज़ाम्स, इसको हम इस परीक्षा को सामान्य भाषा में आरएस और आरटीएस एग्ज़ाम्स के नाम से जानते हैं। तो आरएस और आरटीएस एग्ज़ाम से राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज के अफसर भी चुने जाते हैं। जिनकी वरीयताएं काफ़ी उच्च स्तर की होती है वो राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज में जाते हैं। कारण क्या होता है कि आजकल इस सर्विसेज का प्रभाव बढ़ गया है, इसकी वरीयताएं बढ़ गई है, लोग इसे चूज करने लगे हैं। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विस भविष्य की सेवा आपके लिए किस प्रकार से हो सकती है। जिस प्रकार से पुलिस सेवा में, प्रशासनिक सेवाओं में राजनीतिक दखलंदाजी, राजनीतिक दबाव, काम का बोझ और कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है, उससे राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज आपके लिए किस प्रकार से काम की हो सकते हैं, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज से जाता है तो प्रथम पद उसको मिलता है, प्रथम पद सहायक कमीशन आयुक्त का मिलता है। सहायक आयुक्त के पद पर वो पोस्टिंग लेता है। असिस्टेंट कमिश्नर की पद पर वो क्या लेता है, पोस्टिंग लेता है साथियों, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर। अब ये असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, इनके बारे में हम बात करें तो साथियों सबसे पहले हम बात करें राजस्थान उद्योग सेवा में इसकी हायरार्की की बात करें। राजस्थान इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड सर्विस का जो पदसोपान है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि एक राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विस का अधिकारी किस किस पद पर पहुंच सकता है, क्या स्थितियां बनती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। हम बात करें कि राज्य सेवा में सबसे नीचे के पद पर जो पहला पद होता है वो आपका सहायक आयुक्त का होता है साथियों। सहायक आयुक्त जिसको हम असिस्टेंट कमिश्नर कह सकते हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। दूसरा हमारा उपायुक्त का होता है जिसको हम डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं। तीसरा हमारा संयुक्त आयुक्त का होता है, संयुक्त आयुक्त का जिसको हम जॉइंट कमिश्नर कह सकते हैं। चौथा हमारा अतिरिक्त आयुक्त का होता है, अतिरिक्त आयुक्त का होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम एडिशनल कमिश्नर कह सकते हैं। और आजकल एक वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त पद का भी सृजन कर दिया है, सीनियर एडिशनल कमिश्नर, उसकी क्या स्थिति बनती है। ये हमारे पदोन्नति के स्तर होते हैं साथियों। अब हम बात करें सहायक आयुक्त के बारे में। सहायक आयुक्त के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है उसके वेतन भत्ते क्या होते हैं। ये तो हमारा पद से जुड़ी हुई बातें हो गई। अब हम इसमें वेतन की बात करें साथियों, इसको जो वेतन मिलता है, पेमेंट मिलता है, पे स्केल मिलता है, वो क्या होता है साथियों। पे की बात करें हम तो सबसे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर जाता है तो पहले फिक्स पे की बात कर लें और फिर ग्रॉस पे की बात कर लें। 2 साल तक आप सब लोग जानते हैं कि प्रोबेशन पर रखा जाता है। तो जब प्रोबेशन पर रखा जाता है तो आपको जानकारी के लिए हम बताएं साथियों कि जो प्रोबेशन पे 2 वर्ष तक, प्रोबेशन की बात कर लें यहाँ, प्रोबेशन 2 वर्ष तक प्रोबेशन रखा जाता है तो 31,100 रुपया यहाँ दिया जाता है। 31,100 रुपया 2 वर्ष तक दिया जाता है। और जब 2 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो उसकी L12 में, तो आज की तारीख में हम कहते हैं L12 में उसकी पे फिक्सेशन होता है जिसको हम 4800 ग्रेड पे कह सकते हैं, 4800 जीपी कह सकते हैं उसकी। 4800 जीपी में उसका होता है। तो 4800 जीपी में जो वेतन का फिक्सेशन होता है बेसिकली 44,300 पे होता है साथियों। 44,300 पे उसका पे फिक्सेशन होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब असिस्टेंट कमिश्नर के बाद वो L16 में चला जाता है, मतलब 13, 14, 15 पे स्केल पर एकदम से छलांग लगाता है डिप्टी कमिश्नर के रूप में, L16 में चला जाता है। और L16 का जो पे स्केल 67,300 होता है साथियों।
67,300 होता है। L16 के बाद में वो L19 में चला जाता है साथियों। L19 में 7600 ग्रेड पे होती है। फिर अतिरिक्त आयुक्त में वो L20 में चला जाता है जिसकी 8200 ग्रेड पे होती है, और L21 में ये चला जाता है जिसकी 8900 ग्रेड पे होती है। अब ये प्रमोशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को हम बात करें। 67,300 में कब पहुंचता है? 7600 ग्रेड पे वाला व्यक्ति 79,900 पे स्केल पर पहुंचता है। 79,900 पे स्केल पे पहुंचता है। 8200 ग्रेड पे वाला व्यक्ति किस तरीके से 88,900 पर पहुंचता है। 88,900 तक ये कैसे पहुंचता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली इसकी पदोन्नति की बात करें साथियों, पदोन्नति में हम बात करें कि असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है, असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त होता है, तो 2 साल तक तो उसको फिक्स पे रहना पड़ता है। 2 साल के बाद में उसको डायरेक्ट भर्ती, इसमें 2 प्रकार से भर्ती होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भर्ती। डायरेक्ट भर्ती में तो आरपीएससी से सीधा चुना जाता है आरएस भर्ती के एग्जाम से। 50% अभ्यर्थी डायरेक्ट भर्ती से आते हैं इस परीक्षा में। दूसरा हम बात करें इनडायरेक्ट भर्ती में। इनडायरेक्ट भर्ती में जो जिला उद्योग वाणिज्य अधिकारी है उससे 50% लोग इस असिस्टेंट कमिश्नर पद पर चुने जाते हैं। उसके लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट क्या है? पदोन्नति है साथियों, पदोन्नति से आता है। जब आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे तो 100% पदोन्नति से लोग जाते हैं, लेकिन इसके लिए 5 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए। इसी तरीके से जॉइंट कमिश्नर भी आप बनेंगे तो 5 वर्ष का कम से कम अनुभव चाहिए, जो जॉइंट कमिश्नर के लिए चाहिए। इसी तरीके से अतिरिक्त आयुक्त बनेंगे आपको तो 100% पदोन्नति से जाएगा। इसके लिए भी 5 वर्ष की सेवा आपकी अनिवार्य होनी चाहिए। इस तरीके से आप सीनियर एडी बनेंगे तो ये वैकेंसी पे, वैकेंट रहने पर आपको ये सीनियर एडी की पोस्ट दे दी जाती है। इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी है। तो कुल मिलाकर हम यूँ कहें कि इसका कैडर देखें, हम सर्विस के कैडर की हम बात करें। कैडर में सीनियर एडी की 1 पोस्ट अभी हाल ही में जनरेट की गई है। दूसरा हम बात करें अतिरिक्त आयुक्त की, हमारे यहाँ अभी 5 पोस्ट हैं। तीसरा हम ज्वाइंट कमिश्नर की बात करें तो 18 पोस्ट हैं। आपके डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो 42 पोस्ट है, और सहायक आयुक्त की बात करें तो हम 60 पोस्ट के आसपास असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है। ये हमारा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट्स का कैडर है, जिसमें ये सीटों का बंटवारा है, ये सीट की संख्या है। मतलब जो स्टेट सर्विस के अफसर हैं जनरली 110 के आसपास अफसरों का कैडर है, और 110 में से अभी फिलहाल यूँ समझिए 80-82 ऑफिसर्स कार्यरत हैं इसमें, इस कैडर में। अब प्रमोशन की स्थिति की बात करें तो 5 साल तो जनरली प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया होता है, लेकिन अभी सरकार ने क्या कर रखा है कि 2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया, तो 3 साल में यदि सीटें खाली हैं तो आपका प्रमोशन आसानी से हो सकता है। ये जो सेवा है राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेवा, ये इसलिए भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इसमें ना तो राजनीतिक दखलंदाजी है, ना ही आपका किसी बड़े प्रभावों की आवश्यकता है, ना ही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई समस्याएं पैदा होती है, और ना ही यूँ करे कि प्रमोशन भी बड़े आसानी से हो जाते हैं। ये प्रमोशन इतने फास्ट होते हैं साथियों, तो आप दूसरी सर्विसेज में आप जाएंगे तो इतने फास्ट सर्विसेज में नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप L12 से सीधे L16 में जाते हैं। आपने वहाँ देखा था कि जब हम आपको आरएएस, आरपीएस और राजस्थान अकाउंट सर्विस का जो पे स्केल है वो लगभग एक जैसा है, वो एक जैसा पद स्केल यहाँ पर नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज का पे स्केल भी जो आरएस आरपीएस की तरह हो। आपने वहाँ देखा था कि जूनियर स्केल्स में आता है सबसे पहले वो जूनियर स्केल 5400 ग्रेड पे होती है, यहाँ 4800 में आता है, यहाँ 5400 में आता है।
वहाँ 10 साल की सर्विसेज पूरी करते हो तब आप सीनियर स्केल्स में आते हो 6600 ग्रेड पे में, और यहाँ 5 साल में ही आप सीनियर ग्रेड में आ जाते हो। इसके बाद में आप वहाँ जब 18 साल की सर्विसेज करते हो तो सिलेक्शन ग्रेड में आते हो, सिलेक्शन ग्रेड 7600 में, और यहाँ आप सिलेक्शन ग्रेड में 10 साल की सर्विसेज में आ जाते हो। तीसरे बात यहाँ पे सिलेक्शन के बाद में सुपर टाइम स्केल्स में जब आप 18 साल के बाद में 24 साल की सर्विसेज कर चुके होते हो तो आप 8200 ग्रेड पे से लेकर 10,000 ग्रेड पे में वहाँ पहुँचते हो। एक यहाँ ऊपर एक विरोधाभास ये है कि ऊपर की सर्विसेज में हमारे पास में वेतन का जो हिसाब किताब है उसमें भिन्नता पाई गई है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इस भिन्नता को भी हम समाप्त कर दें। तो ये जो सर्विसेज है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल, सुपर टाइम स्केल्स यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वेतन के हिसाब से यहाँ काफ़ी अच्छा कामकाज है। यदि आप इस सर्विसेज को चूज करते हैं तो आपको जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में कामकाज करने का मौका मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरी सर्विसेज में जाएंगे, आरएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, तो आपको सब डिविजनल लेवल पर नौकरी करनी पड़ेगी। और आप सब लोग जानते हैं कि आजकल के जो सब डिविजनल लेवल है बेसिकली विलेजेस से सब डिविजनल बन गए हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल कम से कम आपको जिला स्तर पर कामकाज करना पड़ेगा। यदि वो हाईली इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां भी आपको डीआईसी का गठन कर दिया जाता है तो वहां नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन वो इंडस्ट्रीज की वजह से वो भी काफी बड़ा शहर माना जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जिला स्तर पर कामकाज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर बेसिकली इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी सहायताएं सुविधाएं दी जाती है। आप आरएस का एग्जाम देते होंगे तो आप जो स्कीम्स इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है वो सारी की सारी स्कीम्स यह विभाग फॉलो करता है। आप एक इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सर्विसेज के आरआईसीएस होने के नाते आपको इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने में मदद मिलेगी। आप देश के रोजगार में, देश के आय में, देश के उत्पादन में, देश में निवेश बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो ये सेवा आपके लिए एक बेहतर सेवा हो सकती है, भविष्य की सेवा हो सकती है, विजनरी सेवा हो सकती है यदि आप इस चीज को वो काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सुविधाओं की साथियों। अब सुविधाओं की बात करें तो बेसिकली जो सुविधाएं क्या मिलती है, इसमें सुविधा की बात करें, कई लोग पूछते हैं कि साहब सुविधाएं हमें क्या मिलेगी। सुविधाओं में क्या चाहिए आपको? वेतन भत्ते चाहिए साथियों। वेतन भत्तों का तो हमने बता दिया कि आपको वेतन भत्ते पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूसरा आपको कहते हैं साहब पदोन्नति। पदोन्नति के अवसर इस सेवा में जबरदस्त है, ये भी आप देख चुके हैं। तीसरा आपको चाहिए कि सब कार मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल कार आपको मिलेगी। हेड ऑफ ऑफिस यदि आप जनरल मैनेजर बन जाते हैं, यहाँ पदों की इतनी कमी है, पद रिक्तियां हैं। आप असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर भी किसी छोटी डीआईसी में लग सकते हैं और वहाँ के हेड ऑफ ऑफिस बन सकते हैं, और हेड ऑफ ऑफिस को ही कार की सुविधा मिलती है। इस बात को आप समझ लीजिए। आवास की स्थिति है, आवास की स्थिति में यह है कि कुछ एक डीआईसीज में, कुछ एक जिला उद्योग केंद्र में खुद के आवास हैं, और यदि नहीं है तो रीको के आवास हैं। यदि वहाँ भी नहीं है तो हमारे सिविल लाइंस के जो आवास हैं, मोटर गैराज के साथ में जो भवन है हमारा, उस भवन के बाद में जो कलेक्टर साहब करते हैं, उस कलेक्टर साहब के यहाँ से भी आप आवास की सुविधा आप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली सुविधाएं आपको पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बेसिकली जो डीआईसी होता है, डीआईसीसी हो गया आजकल, जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र, ये प्रत्येक जिले में और जिला स्तर पर पोस्टिंग है आपकी, जिला स्तर पर पदोन्नति है, पदोन्नति है। और सुविधाएं आपको चाहिए। आप यदि एक ईमानदार अफसर हैं, आपकी छवि बहुत अच्छी है, तो आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों से अच्छे संबंध हो जाते हैं। संबंध हो जाते हैं तो आपके कोई भी कामकाज जीवन में नहीं अटकता है। सारे कामकाज आपके बिल्कुल फेयर कामकाज आपके आसानी से हो जाते हैं। इस बात को समझिए। जिला स्तर पर पदोन्नति है, प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी है, पहचान आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये सेवा आपके लिए बहुत मायने रख सकती है। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में आपकी पोस्टिंग होगी। ये हर जिले में स्थापित है, और इसका जो कार्यालय अध्यक्ष होता है, वो कार्यालय अध्यक्ष कौन होता है? महाप्रबंधक होता है साथियों। महाप्रबंधक होता है, जनरल मैनेजर होता है।
आप कहेंगे कि साहब जनरल मैनेजर की पोस्ट तो हमने पढ़ी ही नहीं। जनरल मैनेजर की पोस्ट तो हमने पढ़ी ही नहीं है, जनरल मैनेजर की पोस्ट कहाँ से आ गई? बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे कि डीआईसीसी का गठन 1977 में जब जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे भारत सरकार में, तो एक ही छत के नीचे औद्योगिक सहायताएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए डीआईसीसी का स्थापना की गई थी। उसका जो कार्यालय अध्यक्ष होता था, हेड ऑफ ऑफिस, वो महाप्रबंधक होता था। ये महाप्रबंधक उद्योग विभाग का अधिकारी होता है, उद्योग विभाग का अधिकारी। ये उद्योग विभाग का अधिकारी महाप्रबंधक जो सीनियर अधिकारी होता है वो जीएम होता है। आप असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भी जीएम लग सकते हो, आप डिप्टी कमिश्नर के रूप में भी लग सकते हो, जॉइंट कमिश्नर के रूप में भी जीएम लग सकते हो। यहाँ 3 प्रकार के डीआईसी है। ग्रेड ए डीआईसी में जॉइंट कमिश्नर लेवल का अफसर जीएम लगता है, ग्रेड बी की डीआईसीज में डिप्टी कमिश्नर लेवल का लगता है, और ग्रेड सी की डीआईसीज है उसमें असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ऑफिसर लेवल के अफसर भी आपके जीएम लग सकते हैं। तो जनरल मैनेजर क्या होता था? बेसिकली मैनेजर एक कॉरपोरेट शब्द है, ये ऑफिसर नहीं है, ये कॉरपोरेट शब्द है। इस कॉरपोरेट शब्द में बेसिकली उद्योग विभाग होता था, उद्योग विभाग इसके अधीन होता है। रीको एक सरकारी कंपनी है, उसके अफसर इसके अधीन होते थे। राजस्थान वित्त निगम के अफसर भी इसके अधीन होते थे। और बैंक में जो अग्रणी जिला प्रबंधक था, अग्रणी जिला प्रबंधक का एक बैंकर भी इसके अधीन हुआ करता था। और खादी बोर्ड भी इसके अधीन हुआ करता था। ये 5 कार्यालय इसके अधीन होते थे, तो इसके मैनेज करने का कामकाज करता था। इनके सारे मैनेजर होते थे। रीको का रीजनल मैनेजर, ये भी मैनेजर, आरएफसी का ब्रांच मैनेजर, ये भी मैनेजर, अग्रणी जिला प्रबंधक एलडीएम, ये भी मैनेजर, और खादी बोर्ड का खादी ऑफिसर, ये सारे के सारे क्या कहलाते थे? बेसिकली मैनेजर कहलाते थे। और मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर शब्द गढ़ा गया 1977 में जिला उद्योग केंद्र का जब कॉन्सेप्ट आया। तो आप यूँ समझिए कि आप जीएम बनते हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पहचान मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, पदोन्नति के स्तर, जिला स्तर पर आपकी पोस्टिंग होगी, आवास की सुविधा भी आपको मिलेगी, कार की सुविधा भी मिलेगी, पदोन्नति समय समय पर होती रहेगी, वेतन भत्ते आपके हर 5 साल में बदलते रहेंगे। कैसी लगी आपको ये सेवा? जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद, नमस्कार।